प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना को करोड़ों रुपए की कई विकास परियोजनाओं की दी सौगात। कहा, तेलंगाना के लोगों ने भारत के सामर्थ्य को बढ़ाया। अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में साहिबगंज जिले के 2 और पत्थर कारोबारियों को ईडी ने किया गिरफ्तार। मामले में अब तक 7 की हुई गिरफ्तारी। मौसम विभाग ने राजधानी रांची समेत राज्य के ज्यादातर हिस्सों में बारिश जारी रहने का जताया पूर्वानुमान। कई इलाकों में भारी बारिश के साथ वज्रपात की चेतावनी। और राउरकेला में आयोजित 13वीं जूनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप में झारखंड रही उपविजेता। हॉकी झारखंड के पदाधिकारियों ने खिलाड़ियों को दी बधाई। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं सरोज झा और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 4 राज्यों के 2 दिवसीय दौरे का आज दूसरा दिन है। इस क्रम में प्रधानमंत्री आज तेलंगाना के वारंगल में करोड़ों रुपए की कई विकास परियोजनाओं की सौगात दी। इस दौरान अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि तेलंगाना के लोगों ने भारत के सामर्थ्य को बढ़ाया है। Thank you, sir. Thank you very much. Can we have the AV, please? सेलव తీసుకుంటున్నాను। 21वीं सदी के इस तीसरे दशक में हमारे पास एक गोल्डन पीरियड आया है। हमें इस गोल्डन पीरियड के हर सेकंड का पूरा इस्तेमाल करना है। देश का कोई भी कोना तेज विकास की किसी भी संभावना में पीछे नहीं रहना चाहिए। इन्हीं संभावनाओं को बल देने के लिए बीते 9 वर्षों में भारत सरकार ने तेलंगाना के विकास पर, यहां की कनेक्टिविटी पर विशेष ध्यान दिया है। इसी कड़ी में आज तेलंगाना की कनेक्टिविटी और मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े 6,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास किया गया है। इन सभी प्रोजेक्ट्स के लिए मैं तेलंगाना की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, नए लक्ष्य हो तो नए रास्ते भी बनाने पड़ते हैं। भारत का तेज विकास पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर के बल पर संभव नहीं था। आने जाने में अगर ज्यादा टाइम वेस्ट होगा, लॉजिस्टिक्स अगर महंगा होगा, तो बिजनेस को भी नुकसान होता है और लोगों को भी परेशानी होती है। इसलिए ही हमारी सरकार पहले से कहीं अधिक स्पीड और स्केल पर काम कर रही है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने आज सवेरे तेलंगाना दौरे की शुरुआत वारंगल स्थित भद्रकाली मंदिर में पूजा अर्चना के साथ की।
प्रधानमंत्री आज राजस्थान के बीकानेर भी जाएंगे, जहां वे 24,300 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को राजस्थान और तेलंगाना के दौरे पर होंगे। राजस्थान यात्रा के दौरान बीकानेर की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। 6 लेन वाले अमृतसर जामनगर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे खंड का लोकार्पण भी प्रधानमंत्री करेंगे। राजस्थान में इसकी लंबाई 500 किलोमीटर की है। ये हनुमानगढ़ जिले के जाखड़ावाली गांव से जालौर जिले के खेतलावास गांव तक फैला हुआ है। इसका निर्माण लगभग 11,125 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। देश के सबसे बड़े नेता आते हैं तो तैयारी स्वतः ही हो जाती है और इस बात को लेकर लोगों में जोश भी है और बड़ी संख्या में लोग आते हैं। कॉरिडोर की सौगात 25,000 करोड़ से ज्यादा की आधारभूत संरचनाओं का उद्घाटन और इस इलाके को बड़ी सौगात है। वहीं एक हरित ऊर्जा गलियारा जो कि 10,950 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुआ है, इसका भी लोकार्पण प्रधानमंत्री करेंगे। ये लगभग 6 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा को एकीकृत करेगा। इसके अलावा बीकानेर में 30 बिस्तरों वाले एक ESIC अस्पताल का भी लोकार्पण होगा। जो योजनाएं हैं वो प्रत्येक नागरिक के लिए, उसमें ना कोई जाति है, ना धर्म है, ना भेद है। चाहे आप गैस चूल्हे की ले लो, चाहे आप मकान की ले लो, वो सब जाति बिरादरी को मिला है। मोदी जी का विकास का विजन है, सबका साथ सबका विकास। उन्होंने जो डिलीवर किया है देश के लिए, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, चाहे वो सैन्य के अंदर हो, चाहे वो इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर हो, हर जगह उन्होंने एक ऐसा काम करके दिखाया है जो कि संभव नहीं लगता था कि 5, 7, 10 साल में जो किया जा सकता है। शुरुआत बीकानेर रेलवे स्टेशन की पुनर्विकास की भी होगी। प्रधानमंत्री इसकी आधारशिला रखेंगे। ये लगभग 450 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया जाएगा। राजस्थान के दौरे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई अहम संदेश भी दे सकते हैं भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए और आम जनता को विकास की योजनाओं की सौगात मिलने वाली है। तेलंगाना में इससे पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में 12,110 करोड़ रुपए से अधिक की 29 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। जे भी बनारस आई तो खुश होके ही जाई। यही है बदलती काशी का दिव्य और भव्य स्वरूप, जहां विरासत और परंपरा को सहेजा गया है तो वहीं आधुनिक व्यवस्थाएं भी तैयार की गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र की यात्रा के दौरान एक बार फिर वाराणसी में 12,000 करोड़ रुपए से भी अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। हमने जो काशी की आत्मा को बनाए रखते हुए नूतन काया का संकल्प लिया है, ये उसका विस्तार है। इनमें रेल, रोड, पानी, शिक्षा, टूरिज्म से जुड़े प्रोजेक्ट हैं, घाटों के पुनर्विकास से जुड़े प्रोजेक्ट्स हैं। इन विकास कार्यों के लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई। वाराणसी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने मणिकर्णिका और हरिश्चंद्र घाट के पुनर्विकास की आधारशिला भी रखी। वहीं सामाजिक विकास की दिशा में 5 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को घर सौंपे। साथ ही 1.25 लाख पात्र लाभार्थियों को PM स्वनिधि ऋण वितरण का भी लाभ मिला। इसी के साथ प्रदेश में 2.5 करोड़ से ज्यादा आयुष्मान कार्ड वितरण कार्यक्रम की भी शुरुआत हुई। उन्होंने कहा कि पहले की सरकारें हकीकत से दूर थीं। वे सिर्फ एक परिवार के लिए ही योजनाएं बनाती थीं, लेकिन अब बेनिफिट भी डायरेक्ट है और फीडबैक भी डायरेक्ट। जिन दलों ने अतीत में भ्रष्ट और नाकाम सरकारें चलाई, वे आज लाभार्थी का नाम सुनकर तिलमिला जाते हैं। आजादी के इतने साल बाद लोकतंत्र का सही लाभ अब सही मायने में सही लोगों तक पहुंचा है। प्रधानमंत्री ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन सोन नगर रेलवे लाइन के बीच समर्पित फ्रेट कॉरिडोर का लोकार्पण किया। वहीं 3 रेलवे लाइनों का भी लोकार्पण किया, जिसमें गाजीपुर शहर औरिहार रेल लाइन, औरिहार जौनपुर रेल लाइन और भटनी औरिहार रेल लाइन शामिल रही। साथ ही प्रधानमंत्री ने जल जीवन मिशन के तहत 550 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनने वाली 192 ग्रामीण पेयजल योजनाओं का भी शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि सही मायने में अब सामाजिक न्याय हो रहा है और कमीशन लेने वालों की दुकान
बंद हो चुकी है। आज सच्चे सामाजिक न्याय और सच्चे सेक्युलरिज्म का उदाहरण बन गया है। हम पूरी ताकत लगा रहे हैं कि हर योजना के आखिरी लाभार्थी को खोजकर उस तक पहुंचकर उसे योजना का लाभ पहुंचाएं। जानते हैं इसका सबसे बड़ा लाभ क्या हो रहा है? भाई, जब सरकार खुद ही पहुंच रही है तो क्या हो रहा है? कमीशन लेने वालों की दुकान बंद, दलाली खाने वालों की दुकान बंद, घोटाले करने वालों की दुकान बंद। यानी ना कोई भेदभाव और ना ही कोई भ्रष्टाचार। प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान NH-56 के वाराणसी जौनपुर खंड की 4 लेन वाली सड़क का लोकार्पण भी हुआ। वहीं वाराणसी में 18 PWD सड़कों का निर्माण और नवीकरणीय, BHU परिसर में अंतर्राष्ट्रीय गर्ल्स हॉस्टल भवन का निर्माण, ग्राम करसरा में केंद्रीय पेट्रो रासायनिक अभियांत्रिक और प्रौद्योगिकी संस्थान, व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र सहित अन्य इंफ्रा विकास योजनाओं का शुभारंभ और उद्घाटन भी हुआ। वाराणसी से हरिकेश बहादुर सिंह गौतम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। राज्य की 543 ग्राम पंचायतों में पहले चरण में दवा दुकान खोले जाएंगे। राज्य सरकार ने पंचायत स्तर दवा दुकान योजना के तहत अब तक मिले 1593 आवेदनों में से 543 आवेदनों को मंजूरी दे दी है। इन दवा दुकानों का संचालन ग्रामीण शिक्षित युवक करेंगे और इसके लिए फार्मासिस्ट डिग्री जरूरी नहीं होगी। ग्रामीण इलाकों में जरूरी और अनिवार्य दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने ये कदम उठाया है। अहमदाबाद और गांधीनगर में कल शुरू हुए अर्बन 20 महापौर सम्मेलन के दूसरे दिन आज सतत विकास के लिए साझा समझौता मसौदा एजेंडा को अंतिम रूप दिया जाएगा। इस सम्मेलन में दुनिया भर के शहरों के 45 महापौर और उप महापौर शामिल हो रहे हैं। भारत के 35 शहरों के प्रतिनिधि और प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। इनमें 45 महापौर और उप महापौर भी शामिल हैं। सम्मेलन में भविष्य के लिए वैश्विक शहरी ढांचा तैयार करने पर मंथन हो रहा है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और आवास और शहरी कार्य राज्य मंत्री कौशल किशोर ने कल इस सम्मेलन का उद्घाटन किया था। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने शहरीकरण और जलवायु की बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिए टिकाऊ और जलवायु के अनुकूल शहरों के निर्माण की आवश्यकता को उजागर किया था। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने राज्य में 1000 करोड़ रुपए के अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में साहेबगंज जिले के 2 और पत्थर कारोबारियों को गिरफ्तार किया है। ईडी की टीम ने कल रांची स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में टिंकल भगत और भगवान भगत से लंबी पूछताछ के बाद उन्हें हिरासत में ले लिया। इस मामले में अब तक 7 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। भारत की विधि आयोग ने समान नागरिक संहिता के संबंध में फर्जी व्हाट्सएप मैसेज, कॉल और संदेशों के खिलाफ लोगों को आगाह किया है। एक वक्तव्य में आयोग ने स्पष्ट किया है कि उसका इन लिखित संदेशों, कॉल और संदेशों से कोई संबंध नहीं है। आयोग ने बताया कि लोगों को कुछ फर्जी फोन नंबर भेजे जा रहे हैं जिन्हें भारत के विधि आयोग का नंबर बताया जा रहा है। आयोग ने लोगों से आग्रह किया है कि सावधान रहें और सटीक जानकारी के लिए सरकारी सूत्रों पर ही भरोसा करें। रांची के सांसद संजय सेठ ने कहा है कि कोरोना काल में बंद हुई कई ट्रेनें आज भी पटरी पर नहीं लौटी हैं, जबकि परिस्थितियां सामान्य हो गई हैं। श्री सेठ कल धनबाद में रेल मंडल संसदीय समिति की बैठक को संबोधित कर रहे थे। श्री सेठ ने कहा कि राय स्टेशन में अंडरपास का निर्माण होना चाहिए, जिसके जवाब में जीएम अनुपम शर्मा ने कहा कि अंडरपास के लिए 3 करोड़ रुपए स्वीकृत हो चुके हैं। इस दौरान श्री सेठ ने कहा कि रांची से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मेसरा स्टेशन को रांची मंडल में होना चाहिए। धनबाद के सांसद पशुपतिनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में सांसदों ने रेलवे के सर्वांगीण विकास और यात्री सुविधाओं में और वृद्धि करने के कई सुझाव दिए।
गिरिडीह जिले की पुलिस ने गुजरात की एक कंपनी के चालक से 21 जून को 5 करोड़ रुपए की लूट का खुलासा कर दिया है। गिरिडीह के पुलिस अधीक्षक अमित रेणु ने बताया कि पुलिस ने इस कांड में शामिल 6 अपराधियों को धनबाद, चतरा और हजारीबाग जिला से गिरफ्तार करते हुए लूट की 3 करोड़ 24 लाख रुपए बरामद भी किया है। व्यवसायी से लूटे गए 5 करोड़ रुपए में से 3 करोड़ 24 लाख रुपए गिरिडीह पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। जिले के पुलिस अधीक्षक अमित रेणु ने बताया कि 21 जून को गिरिडीह के जमुआ थाना क्षेत्र में अपराधियों ने एक कार से 5 करोड़ रुपए लूट लिया था। कार के चालक की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया और फिर टीम बनाकर तलाश शुरू हुई एवं उसका उद्भेदन किया गया। विभिन्न टीम्स का गठन किया गया जिनके द्वारा तकनीकी एवं मानवीय साक्ष्य के आधार पर कई जगहों पर छापामारी की गई। इस संदर्भ में कुल 6 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरिडीह एसपी ने बताया कि 7 लोगों का गिरोह इस इलाके में सक्रिय है जो जीपीएस सिस्टम के माध्यम से गाड़ी पर नजर रख रहा था। उन्होंने बताया कि इतनी बड़ी रकम का मामला है, लिहाजा आयकर विभाग भी इसकी जांच कर रहा है। देखिए, ये एक गिरोह करीबन 6-7 व्यक्तियों का है जो कि कई दिनों से काम कर रहा है इस क्षेत्र में, जिसके बारे में सूचना हम लोगों को इस कांड के अनुसंधान के क्रम में प्राप्त हुआ और इसमें से 6 व्यक्तियों की अरेस्टिंग हुई है। एक व्यक्ति अभी भी बाकी है अरेस्टिंग करने के लिए। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही मास्टरमाइंड भी पकड़ा जाएगा। अपराधियों को धनबाद, चतरा और हजारीबाग से गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से 8 मोबाइल और एसयूवी कार भी जब्त किया गया है। अपराधकर्मी एक दूसरे से संपर्क में रहे हैं, उनकी बरामदगी की गई है। 8 मोबाइल फोन्स की बरामदगी है। इन अपराधकर्मियों के द्वारा एक विशेष माध्यम जो जीपीएस डिवाइस है उस वाहन में लगाया गया था, जिसकी बरामदगी की गई है। दरअसल जिले के 3 एसडीपीओ को इस कांड के उद्भेदन में लगाया गया था। पुलिस अधीक्षक ने इस टास्क फोर्स में शामिल सभी पुलिस अधिकारियों को बधाई दी है। गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, क्षेत्रीय शाखा रांची और रामकृष्ण मिशन विवेकानंद शैक्षिक और अनुसंधान संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में रांची में समकालीन जनजातीय समाज और धुमकुड़िया का महत्व पर एक परिचर्चा का आयोजन किया गया। समाज और धुमकुरिया का महत्व पर आयोजित परिचर्चा को संबोधित करते हुए रामकृष्ण मिशन आश्रम के सचिव स्वामी भविष्यानंद ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार का प्रयास हमारी पौराणिक संस्कृति के साथ विज्ञान और तकनीक का समन्वय स्थापित कर एक नए सशक्त समाज का निर्माण करना है। धुमकुरिया अभी प्रोजेक्ट के माध्यम से तैयार हो जाए। अभी काम चल मनसा का हेरना, साना स्थल को हेरना और धुमकुरिया बनाना अभी चाहे बहुत अभी हो सकता आप लोग का गाँव में बहुत जगह हो रहा है। तो इसके लिए इसमें सबसे एक सेम चीज है, ट्रेडिशनल जो विजुम था, ट्रेडिशनल कल्चर, उसके साथ आधुनिक ज्ञान विज्ञान का समन्वय करना, नहीं तो पीछे हट जाएंगे। मौके पर जनजातीय कवि और साहित्यकार महादेव टुप्पो ने कहा कि पुरानी सामाजिक व्यवस्था में घुमकुड़िया एक विद्यालय की तरह था, जहां जीवन जीने के लिए आवश्यक सारी बातें सिखाई जाती थी। तो मेरी समझ से घुमकुड़िया हम आदिवासियों का, कुड़ुख लोगों का एक स्कूल था। परिचर्चा को संबोधित करते हुए रांची विश्वविद्यालय के सामाजिक विज्ञान संकाय के पूर्व डीन दिवाकर मिंज ने कहा कि धुमकुरिया जनजातीय समाज की ऐसी संस्था है जिसका सामाजिक, धार्मिक, राजनैतिक, रणनीतिक, आर्थिक और शैक्षिक महत्व अनादिकाल से रहा है। यहाँ यानी कि गोल राउंड का एक खेल खेलने के लिए लगा होगा, उसी के बगल में ही धुमकुरिया होगा, ये बना है उस काल में। देखिए, दरअसल इस परिचर्चा का उद्देश्य धुमकुरिया संस्कृति और उसके सामाजिक महत्व के बारे में प्रसार करना है, ताकि नई पीढ़ी न सिर्फ उसकी खूबियां जान सके बल्कि विज्ञान के समन्वय के साथ उसका लाभ भी समाज को मिले। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 जुलाई को मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के लिए लोगों से अपने सुझाव देने का आग्रह किया है। सुझावों को टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर मिस कॉल देकर रिकॉर्ड कराया जा सकता है। माईगॉव फोरम या नमो ऐप पर भी लोग अपने सुझाव दे सकते हैं। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कांके रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में अपर पुलिस महानिदेशक प्रशिक्षण एवं आधुनिकीकरण प्रिया दुबे ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री से ये उनकी शिष्टाचार मुलाकात थी। रांची के वरीय पुलिस अधीक्षक कौशल किशोर को मिली गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने खलारी डीएसपी अनिमेश नैथानी के नेतृत्व में विभिन्न थाना क्षेत्रों में नक्सलियों के खिलाफ छापेमारी अभियान चलाया। इसी क्रम में बगदा घाटी के पहाड़ी में कुछ उग्रवादी देखे गए। पुलिस ने उन्हें घेरने का प्रयास किया, लेकिन जंगल का लाभ उठाकर नक्सली भाग गए। पुलिस ने सर्च अभियान के दौरान 88 गोली, पिट्ठू और खाने का सामान समेत अन्य सामान बरामद किया। गुमला जिले में मामूली विवाद में एक व्यक्ति ने कुदाल से काटकर अपने ही दोस्त की हत्या कर दी। हत्या कर भाग रहे व्यक्ति को ग्रामीणों ने लकेया गांव के पास पकड़कर पुलिस को सौंप दिया है। गुमला जिले में एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के सुपरवाइजर से 5 नकाबपोश अपराधियों ने 10 लाख रुपए लेवी मांगी थी। इस मामले में पुलिस ने 5 अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। गुमला पुलिस ने बस स्टैंड से 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से एक पिट्ठू बैग, एक बाइक, 1 दर्जन से ज्यादा सिम, कोरेक्स की कई बोतलें, नशीली टैबलेट्स जब्त किया है। सिमडेगा जिले के कोलेबेरा प्रखंड के टूटीकेल गंजू टोली गांव में पत्नी ने पति की टांगी से मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए सिमडेगा अस्पताल भेज दिया है और आरोपी पत्नी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। झारखंड विधानसभा की अनुसूचित जाति जनजाति अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण समिति की बैठक खूंटी परिसदन में हुई। समिति के सभापति विधायक लोबिन हेम्ब्रम और सदस्य विधायक कोचे मुंडा समेत अन्य ने विभिन्न विभागों द्वारा क्रियान्वित योजनाओं की विस्तार से समीक्षा की। रांची जिले की पुराना अरगोड़ा चौक के समीप पुंदाग रोड में कोयला कारोबारी रंजीत कुमार गुप्ता को 2 अपराधियों ने उनके ऑफिस के सामने गोली मार दी। उन्हें रिम्स में भर्ती कराया गया, जहां से बेहतर इलाज के लिए एयर एम्बुलेंस से दिल्ली ले जाया गया। सरायकेला खरसावां जिले में डिजिटल मार्केटिंग करने वाले एक युवक का अज्ञात लोगों ने अपहरण कर लिया। करीब 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद जिले के आदित्यपुर, गम्हरिया और RIET 3 थानों की पुलिस ने युवक को सकुशल बरामद कर लिया। अग्रवाल सभा रांची की महिला समिति शाखा की ओर से आयोजित 3 दिवसीय सावन महोत्सव सह हस्तशिल्प कला प्रदर्शनी मेला संपन्न हो गया। समापन समारोह के मुख्य अतिथि रांची जिला मारवाड़ी सम्मेलन के अध्यक्ष सुरेश चंद्र अग्रवाल ने महिला समिति द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि महिलाएं व्यवसाय के क्षेत्र में भी उत्कृष्ट कार्य कर रही हैं। राजकीय श्रावणी मेले के दौरान देवघर स्थित बाबाधाम मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए SBI चलंत ATM का शुभारंभ हुआ। जिले के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने कांवरिया पथ के किजोरिया के समीप इसका उद्घाटन किया। इस दौरान उपायुक्त ने कहा कि इससे बाबा नगरी आने वाले श्रद्धालुओं को कांवरिया पथ में पैसों की निकासी में सुविधा होगी। धन्यवाद देते हैं। यहाँ बहुत सारे कांवरिया जो आते हैं, कभी कभी उनको भी अगर करेंसी ATM से निकालना होता है तो आसानी से यहाँ निकाल सकते हैं। और इसमें खास बात यह है कि योनो कैश के माध्यम से ATM कार्ड जरूरी नहीं है कि होना चाहिए। अगर उनके मोबाइल में योनो कैश योनो एप्लीकेशन तो एक OTP जनरेट होती है, उसी के माध्यम से भी पैसे जो है बिना ATM कार्ड से निकाला जा सकता है। सावन का पावन महीना चल रहा है और आज हम आपको मिलाते हैं बाबा भोलेनाथ के अनोखे भक्त श्याम सुंदर से, जो 108 किलोमीटर की यात्रा दंडवत करते हुए बाबाधाम पहुंच रहे हैं। देवघर के बाबा वैद्यनाथ धाम में 108 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर कांवरियां सुल्तानगंज से जल लेकर बाबा धाम पहुंचते हैं और बाबा पर जलार्पण करते हैं। लेकिन आम कांवरिया से इतर कई ऐसे शिव के अनोखे भक्त भी हैं जो अनोखे रूप में बाबा को खुश करने के लिए बाबा धाम पहुंचते हैं। ऐसे ही बिहार के सीतामढ़ी जिले के श्याम सुंदर भी हैं जो ये यात्रा दंडवत करते हुए बाबा धाम पहुंच रहे हैं। कुछ नहीं मांगेंगे, महादेव से क्या मांगेंगे, क्या लेकर जाना है हमें, तो सब लोग कांवर पांव पर। श्याम सुंदर बताते हैं कि यूं तो पहले भी वो दंडवत देकर बाबा धाम पहुंचे हैं, वहीं 11 डंडी भी देकर महादेव की नगरी देवघर पहुंचे हुए हैं। 11 डंडी में एक बार में एक जगह पर 11 बार दंड देना पड़ता है और उसके बाद फिर आगे बढ़ना पड़ता है। 11 दंड होता है, एक ही जगह आधा किलोमीटर काट लिए तो 11 बार दंड करने का। जैसे बाबा भोलेनाथ निराले हैं वैसे ही उनके भक्त भी निराले हैं। कोई हाथों पर चलकर बाबा बैजनाथ की नगरी पहुंचते हैं तो कोई एक पांव पर बाबा की नगरी पहुंचते हैं। श्याम सुंदर जैसे भक्त 32 दिन में बाबा धाम के दुम्मा बॉर्डर पर पहुंचे हैं और इनकी मनोकामना विश्व कल्याण और विश्व शांति की है।
32 दिन। 32 दिन लग गया। कहाँ सुल्तानगंज से डम दे के आ रहे हैं? हाँ, सुल्तानगंज बासुकीनाथ तक। कहते हैं कि जैसे शिव निराले हैं वैसे ही उनके भक्त भी निराले और अजूबे हैं और इन भक्तों को देखकर ये प्रतीत भी होता है कि शिव के भक्त अत्यंत ही निराले हैं। भारत की अग्रणी एकीकृत बिजली उत्पादक एनटीपीसी समूह की स्थापित क्षमता 73,024 मेगावाट तक पहुंच गई है। ये उपलब्धि बिहार में बाढ़ सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट के पहले चरण की 660 मेगावाट क्षमता की यूनिट 2 के चालू होने की पृष्ठभूमि में आई है। ये उपलब्धि राष्ट्र को विश्वसनीय और सस्ती बिजली प्रदान करने की एनटीपीसी की प्रतिबद्धता को मजबूत करती है। गुमला के उपायुक्त सुशांत गौरव की अध्यक्षता में कल आकांक्षी योजना मद से संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गई। बैठक के दौरान उपायुक्त ने सभी योजनाओं की बिंदुवार समीक्षा करते हुए सभी पंचायत और प्रखंड स्तरीय लाइब्रेरी के वर्तमान कार्य स्थिति की जियो टैग फोटो की मांग की। इस दौरान उपायुक्त ने पुल पुलिया के निर्माण के लिए प्राप्त प्रस्तावों पर प्राथमिकता देते हुए कार्य करने का निर्देश दिया। इसके अलावा उपायुक्त ने सभी निर्माण कार्यों में गुणवत्ता का ख्याल रखने का निर्देश दिया। हजारीबाग परिसदन में झारखंड विधानसभा की प्राक्कलन समिति के सभापति नील पुर्ती और सदस्य अमर कुमार बाउरी, राज सिन्हा और दशरथ गगरई की अध्यक्षता में विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक हुई। बैठक में पिछले 3 वर्षों से संचालित योजनाओं के प्राक्कलन और व्यय की समीक्षा की गई। हजारीबाग की उपायुक्त नैन्सी सहाय ने कल जनता दरबार का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने 2 दर्जन से अधिक लोगों की समस्याएं सुनी। मौके पर उन्होंने संबंधित अधिकारियों को समस्याओं के त्वरित निष्पादन का निर्देश दिया। और अब मौसम विभाग ने राजधानी रांची समेत राज्य के ज्यादातर हिस्सों में 13 जुलाई तक बारिश जारी रहने का पूर्वानुमान जारी किया है। इस दौरान कई इलाकों में भारी बारिश और वज्रपात हो सकती है। इसे लेकर लोगों को सतर्क रहने को कहा गया है। फिलहाल राज्य में मानसून की सामान्य बारिश हो रही है। वहीं बारिश की वजह से तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। 13वीं जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप में झारखंड की टीम उप विजेता रही। राउरकेला में कल खेले गए संघर्षपूर्ण और रोमांचक मुकाबले में झारखंड के खिलाड़ियों ने शानदार खेल का प्रदर्शन किया, लेकिन मध्य प्रदेश की टीम से 1-0 से हार का सामना करना पड़ा। वहीं हरियाणा ने छत्तीसगढ़ को पराजित कर तीसरा स्थान हासिल किया। हॉकी झारखंड के पदाधिकारियों ने झारखंड के खिलाड़ियों को इसके लिए बधाई दी है। और आखिर में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना को करोड़ों रुपए की कई विकास परियोजनाओं की दी सौगात। कहा, तेलंगाना के लोगों ने भारत के सामर्थ्य को बढ़ाया। अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में साहेबगंज जिले के 2 और पत्थर कारोबारियों को ईडी ने किया गिरफ्तार। मामले में अब तक 7 की हुई गिरफ्तारी। मौसम विभाग ने राजधानी रांची समेत राज्य के ज्यादातर हिस्सों में बारिश जारी रहने का जताया पूर्वानुमान।